my dear students. How are you guys? I hope you will be good. And me, I am also good, students. So today I am going to share class 12th English most important passage of all lessons. तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग एडमिन में। और मैं आज सभी से बहुत ही इजी बेस में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, रियल में यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें और विश्वास करिए कि आपके बोर्ड पेपर में इसी वीडियो के पैसेज आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन, अ गर्ल विथ ए बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है, उसके मेन इम्पॉर्टेंट पैसेज। I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. I was a prisoner means मैं एक कैदी था, completely surrounded जो पूरी तरह से घिरा हुआ था, unable to move थोड़ा सा भी मूव करने में मैं सक्षम नहीं था। तो मतलब मैं एक कैदी की तरह चारों तरफ से बच्चों से घिरा हुआ था जो मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकता था। The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. कह रहे हैं सबसे नाजुक, प्रभावशाली 9 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने थी। She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. जिसके हाथ में एक हैंडल वाली बास्केट थी, टोकरी थी, और वो क्या चाहती थी, 30 सेंट को पूरा करने के लिए 1 रुपया और आधा रुपया चाहती थी। 1 रुपी एंड हाफ रुपी का यहाँ पर सेंस हम ले सकते हैं कि 1.5 रुपये, मतलब उसे 1.5 रुपये और चाहिए था अपना 30 सिक्कों को पूरा करने के लिए। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक याचिका थी। There were tears in her eyes, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart. उसने इस प्रकार का निवेदन किया कि उसके स्वरों से या उसके आग्रह से किसी का भी दिल प्रभावित हो सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैसेज। और अब हम चलते हैं रेफरेंस की ओर कि आप रेफरेंस कैसे लिखेंगे। देखिए, बहुत इजी बेस में रेफरेंस आपको हम बता रहे हैं। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket and written by William C. Douglas. These lines means यह लाइनें have been taken जो ली गई हैं from the lesson, मतलब किस लेसन से, लेसन का नाम A Girl with a Basket and written by William C. Douglas। मतलब यह पंक्तियाँ A Girl with a Basket नाम के पाठ से ली गई हैं जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। तो ये आपका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट की ओर चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट बोले तो प्रसंग हिंदी में। एट वन स्टेशन द राइटर वॉज सराउंडेड बाई मेनी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस। एक स्टेशन पर लेखक किससे घिरा हुआ है, कुछ बच्चों से घिरा हुआ है जो बेच रहे हैं पंखे और टोकरियाँ। एक स्टेशन पर लेखक कुछ ऐसे बच्चों से घिरा हुआ है जो टोकरियों को और पंखों को बेच रहे हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थियों के बच्चे थे। द राइटर लाइक्ड दीज बास्केट्स वेरी मच, लेखक ने उस टोकरी को बहुत पसंद किया। ही बॉट ए टिनी बास्केट, अ फ्रूट बास्केट, अ वेस्ट पेपर बास्केट, स्विंग बास्केट एंड ए फ्यू फैंस। लेखक ने बहुत सारी टोकरियों को खरीदा, छोटी छोटी टोकरियों को खरीदा, एक फल रखने वाली टोकरी को खरीदा, ये वेस्ट पेपर बास्केट, एक रद्दी पेपर को डालने वाली टोकरी को खरीदा, सीविंग बास्केट, सिलाई की हुई बास्केट को खरीदा, और कुछ पंखों को खरीदा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एट वन ऑफ द स्टेशंस मेनी चिल्ड्रन सराउंडेड द राइटर। एक स्टेशन पर बहुत सारे बच्चे लेखक को चारों ओर से घेर लेते हैं। दे वेयर सेलिंग द बास्केट्स एंड फैंस, वे
टोकरियों को और पंखों को बेच रहे थे। द राइटर फेल्ट एज इफ ही वेयर ए प्रिजनर एंड ही कुड नॉट मूव बिकॉज एवरी चाइल्ड वॉज प्रेजिंग हिम टू परचेज हिज बास्केट। कह रहे हैं जो लेखक है वो एक कैदी की तरह घिरा हुआ था बच्चों से, और सारे बच्चे उससे प्रेस कर रहे थे, मतलब दबाव डाल रहे थे, किस लिए? अपनी अपनी टोकरियों को खरीदने के लिए। अमंग दीज चिल्ड्रन वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। उन्हीं में 9 साल की एक बहुत सुंदर लड़की थी। सी हैड ए ब्यूटीफुल बास्केट एंड वांटेड ₹1.50 फॉर इट। वह चाहती थी, उसके पास भी एक बहुत सुंदर टोकरी थी और वह ₹1.50 चाहती थी लेखक से कि वो मुझे दे दे ताकि मैं अपनी टोकरी को सेल कर दूं। सी वॉज वेरी सिंसियर बट लुक्ड वेरी मिजरेबल। वो बहुत समझदार थी। सिंसियर मीन्स होता है समझदार, लेकिन साथ में बहुत दुखी थी। मिजरेबल, बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। एवरीबडी वुड हैव फेल्ट पिटी ऑन हर। हर कोई उस पर दया करता होगा। मतलब वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर दिखती थी, इतनी विनम्र दिखती थी कि लेखक लिख रहा है कि उसे देखने के बाद हर कोई उस पर दया जरूर करता होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका अ गर्ल विथ ए बास्केट का फर्स्ट पैसेज, और इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ईजी बेस में आपको समझाया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर, जो हमारा है अ फेलो ट्रेवलर, जिसे A.G. गार्डिनर ने लिखा है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 पैसेजेस में दिए हैं और दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा जो पैसेज है वो है फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन हिज समर नाइट। मीन्स भाग ने ही गर्मियों की रात में हमें साथी यात्री बना दिया, सह यात्री बना दिया। किसको किसको? राइटर को एंड एक मस्क्यूटो को। I have interested you and you have entertained me. I have interested मतलब मुझे आपकी दिलचस्पी है और आपने मेरा मनोरंजन किया है। ये लेखक लिखते हैं मच्छर के लिए कि मुझे आप में दिलचस्पी है और आप घूम घूम कर मेरा मनोरंजन कर रहे हैं। The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. द ऑब्लाइजेशन मीन्स यह हमारा आपसी दायित्व है, और यह मौलिक भी है, यह तथ्य मौलिक भी है कि हम दोनों नश्वर हैं। यहाँ पर जो फेलो मोर्टल्स यूज किया गया है, फेलो मतलब साथी, कौन? हम और मच्छर दोनों, और मॉर्टल्स मीन्स नश्वर, जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। I suppose you don't know anything about your journey. मुझे लगता है कि आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप देखिए, लेखक जो है वो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं इस टॉपिक से। अब कहाँ मच्छर की बात थी और कहाँ उन्होंने इसमें आपके जीवन को ऐड कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली आप रीड करिएगा। इसमें आपकी यात्रा क्या है? तो इसमें आपकी यही यात्रा है कि कब आप जन्म लेते हैं, किनका किनका साथ आपको मिलता है, और एक दिन इस संसार को छोड़कर आप विदाई ले लेते हैं, सबका साथ छूट जाता है। तो हमारी ज़िंदगी भी एक प्रकार की यात्रा है, किसका स्टॉपेज कहाँ आता है और कौन कहाँ उतर जाता है। तो यह भी एक प्रकार की यात्रा के समान ही है, किसका साथ कहाँ छूट जाता है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइंड। कह रहे आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा जानता हूँ। लेखक आप लोगों को या हम लोगों को पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कह रहे हैं, वो अपने बारे में भी लिख रहे हैं कि मुझे अपने पर भी यकीन है कि मैं खुद के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पैसेज था, और इसी में हम एक पैसेज और ऐड कर सकते हैं जिसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन सेम ही होगा। तो इसको देख लेते हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। I suppose you don't know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. We are really, when you come to think of it, a good deal alike. Just partitions that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again. तो ये भी एक स्टैंजा इसमें ऐड होता है और इसका रेफरेंस सेम ही होगा।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसके रेफरेंस की ओर चलते हैं। इसका रेफरेंस होगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर एंड रिटेन बाई A.G. गार्डनर। मीन्स जो ये पंक्तियां हैं वो अ फेलो ट्रेवलर नामक लेसन से ली गई हैं, जिसके लेखक A.G. गार्डनर हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेफरेंस होता है एंड हम कॉन्टेक्स्ट की ओर चलते हैं। सो इसका कॉन्टेक्स्ट है, इन द एंड द मस्क्यूटो सैट ऑन द न्यूज़पेपर इन द हैंड्स ऑफ द राइटर। इन द एंड मीन्स अंत में, द मस्क्यूटो सैट मच्छर बैठा, ऑन द न्यूज़पेपर समाचार पत्र पर, इन द हैंड्स ऑफ द राइटर जो लेखक के हाथों में था, जो लेखक के हाथ में समाचार पत्र था उस पर अंत में मच्छर बैठा। बट ही डिड नॉट किल इट बिकॉज ही हैड रिप्रीव्ड इट। लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। इट बिकॉज क्यों नहीं मारा? बिकॉज क्योंकि ही हैड रिप्रीव्ड इट, क्योंकि उन्होंने इसे पुनः प्राप्त किया था। ही थॉट दैट बाई चांस दे हैड बीकम फेलो ट्रेवलर्स। उसने सोचा कि संयोग से वे साथी यात्री बन गए हैं पुनः। ही थॉट दैट बाई बोथ इंटरटेन ईच अदर। बोथ मीन्स दोनों ने, और इंटरटेन मीन्स मनोरंजन किया, ईच अदर एक दूसरे का, मतलब दोनों ने एक दूसरे का मनोरंजन किया। दे वेयर नाउ फ्रेंड्स बिकॉज दे वेयर फेलो मॉर्टल्स। कह रहे हैं अब वे दोस्त थे क्योंकि वे साथी नश्वर थे। मॉर्टल्स की फिर यहाँ पर बात आ रही है, वे दोस्त इसलिए बन गए क्योंकि वे दोनों नश्वर थे। यहाँ पर जीवन की फिलॉसफी स्टूडेंट्स आपकी क्या जुड़ती है कि हमको अपने जीवन में सबको अपना दोस्त बना कर चलना चाहिए। किसी से भी कोई शत्रुता, कोई बैर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जीवन नश्वर है, एक दिन संसार से चले ही जाना है। तो किसी से फिर किसी प्रकार की शत्रुता हमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपको अगर 12 के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन की ओर। इन दिस लाइन्स द राइटर सेज दैट लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ नेचर। जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो मिरेकल ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का एक मिरेकल है, एक जादू है हमारा जीवन। फिर नोबडी नोज एग्जैक्टली अबाउट वंस लाइफ। कोई भी अपने जीवन के बारे में एग्जैक्ट नहीं जानता कि हमारी कितनी दिन की ज़िंदगी है, हमें कब जाना है, हमारे साथ कब क्या सुखांत कब क्या दुखांत होने वाला है, मतलब क्या ट्रेजेडी क्या कॉमेडी होने वाला है, कोई अपने जीवन के बारे में नहीं जानता है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ आवर लाइफ इज़ ए मिस्ट्री। हमारे जीवन की शुरुआत और हमारे जीवन का अंत, ये भी एक प्रकार की मिस्ट्री है, एक प्रकार का रहस्य है। द फेलो ट्रेवलर इज़ अनअवेयर ऑफ इट्स जर्नी। जो साथी यात्री होते हैं वो भी एक दूसरे से अनजान होते हैं, मतलब सहयात्री अपनी यात्रा से भी अनजान होते हैं। द राइटर टू लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग डज नॉट नो अबाउट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। कह रहे हैं कि जो लेखक है वो यही कह रहे हैं, द राइटर टू लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग डज नॉट नो अबाउट द जर्नी ऑफ हिज। लेखक स्वयं को भी कह रहा है और भी लोगों को कह रहा है कि जिस प्रकार लेखक अपनी यात्रा को नहीं जानता, उस प्रकार कोई भी इंसान, संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपनी जीवन की यात्रा को नहीं जानता। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ आर फेलो ट्रेवलर्स। दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे के सहयात्री ही हैं। नन इज़ सुपीरियर आर इन्फीरियर। उसमें कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई नीचे नहीं है, मतलब कोई ना तो ऊपर है सुपीरियर और ना तो कोई इन्फीरियर है। किसी को छोटा और बड़ा हमें नहीं समझना चाहिए। वी टेक बर्थ बट डोंट नो फ्रॉम वेयर वी हैव कम। वे दोनों जन्म लेते हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं। वी स्ट्रगल हार्ड फॉर आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। हम छोटे समय में ही अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देन वी गो अवे ऑल्दो वी डू नॉट नो वेयर डू वी गो।
ये सब करने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते कि हमें ये सब करके कहाँ जाना है, मतलब हम कहाँ से आए हैं या हमें कहाँ जाना है, ये हमारे लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता है। दिस इज़ द जर्नी ऑफ आवर लाइफ, यही हमारे जीवन की एक यात्रा है। और सच बोले तो यही एक हमारे जीवन का सत्य है कि हमें नहीं पता है कि हमारा अंत क्या होने वाला है, और ना तो हम जानते हैं कि हमारी शुरुआत क्या थी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सप्लेनेशन। इसमें हम स्पेशल पॉइंट कुछ देखते हैं, मतलब उसको हम एन भी बोल सकते हैं, ऐसे नोट्स देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसमें लिखा है, दस द राइटर हैज़ टॉट अस ए लेसन ऑफ fraternity among all creatures because the mystery and miracle of life are common to all। लेखक कहते हैं कि सभी जीवों में एक आम बात है, एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? कि सबके जीवन में आए दिन नए नए चमत्कार होते हैं। यहाँ पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, लेकिन उनके जीवन में प्रतिदिन एक नए नए चमत्कार होते हैं। कभी किसी का शरीर बढ़ जाता है, तो कभी किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वो दुखी होता है, कभी कुछ ऐसा होता है जिससे वो उसको सुख मिलता है। तो ये एक मिस्ट्री ही तो है, कोई अपना फ्यूचर नहीं जानता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 2 पैसेज का एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, जो अ फेलो ट्रेवलर नामक लेसन से लिया गया था, जिसके राइटर A.G. गार्डनर थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी लेसन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं द होम कमिंग, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और इसका मेन कैरेक्टर जो है पथिक, वो आप जानते ही होंगे। होम कमिंग का मतलब होता है घर की वापसी, कैसे पथिक की पुनः अपने घर में वापसी होती है। तो इसमें मैंने 2 पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, दोनों के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपका है, It is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of one who shows him consideration। यहाँ पर yet it is at this very age कह रहे हैं अभी तक वह इस उम्र में है। कौन, किसकी बात हो रही है? पथिक की बात हो रही है। When in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, जब एक नवयुवक बच्चा सबसे अधिक प्रेम को तरसता है, ये वही एज होती है पथिक की। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वह किसी का भी दास बन जाता है जो उसे अच्छे विचार दिखाता है, मतलब उससे जो भी प्रेम दिखाता है, तो वो बच्चा क्या हो जाता है? उसका स्लेव हो जाता है, उसका दास हो जाता है। बट नन डेयर openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। लेकिन क्या होता है कि किसी ने भी उसे खुले तौर से प्यार करने की हिम्मत नहीं की होती है, उसे एक अनुचित कार्य माना जाएगा, और इसलिए यह लड़के के लिए बुरा था। कौन सी चीज़ बुरी थी? जब कोई खुल के उसके सामने प्रेम दर्शाने नहीं आता है, तो ये चीज़ उसके लिए बुरी होती है, उसके फ्यूचर के लिए बुरी होती है। सो व्हाट विथ स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। तो क्या डांट और फटकार के साथ वह एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है जिसका मालिक खो गया होता है। वो बच्चा ऐसे बिहेव करने लगता है जिस प्रकार एक कुत्ता होता है और उसका मालिक नहीं होता है, वो अपने मन का कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ रहता है। तो बच्चों को जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई अच्छा ट्यूटर नहीं होता है, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं होता है, तो उसकी सिचुएशन कैसे हो जाती है? उन आवारा कुत्तों के जैसे हो जाती है। तो ये आपका पैसेज था स्टूडेंट्स। हम रेफरेंस की ओर चलते हैं। इस पैसेज का रेफरेंस होगा, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग एंड रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब ये पंक्तियाँ द होम कमिंग नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं।
हम कॉन्टेक्स्ट की ओर चलते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स द साइकोलॉजी ऑफ ए टीन एजर एज्ड 14 ईयर्स। जो लेखक है इसमें ऐसे बच्चे के मनोविज्ञान को डिस्क्राइब कर रहा है, व्याख्यायित कर रहा है, जो एक टीन एजर होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है। ही आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द फेवर्स एंड अनफेवर्स ऑफ द बॉय। वह लड़के के एहसानों और प्रतिकूलताओं के बारे में भी बताता है। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्टेक्स्ट था एंड एक्सप्लेनेशन होगा। द राइटर सेज दैट एट द एज ऑफ 14 a boy likes to be loved and his recognition in the society and his playmates as well as his classmates। कि जो लड़का होता है, लेखक का कहना है कि जो 14 साल का लड़का है वो प्रेम करना पसंद करता है और समाज उसके साथियों के साथ साथ उसके सहपाठियों को भी मान्यता प्रदान करे। टीन एजर के स्टूडेंट्स को या फिर नॉर्मली बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि कोई भी उनके पर्सनल लाइफ में टोका टटोकी करे कि तुम्हारे ये मित्र अच्छे नहीं है, तुम इनके साथ नहीं खेल सकते, तुम इनके साथ नहीं पढ़ सकते, तुम इनके साथ नहीं बैठ सकते, तुम इनके साथ कहीं आ जा नहीं सकते। तो उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सेम कंडीशन पथिक के साथ भी होती है, उसको भी ये बिल्कुल पसंद नहीं कि समाज हमारे ऐसे मित्रों को बिल्कुल माने ना, उनको मान्यता न दे कि हमारे साथ वो खेल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं या फिर कहीं जा नहीं सकते हैं। He becomes the slave of any person who praises him, but none shows his love for him openly because he is considered kindness which is not fit to that boy। वह किसी का भी गुलाम बन जाता है। He becomes that slave। किसका गुलाम बन जाता है? जो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए अपने प्यार को खुले तौर पर नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़के के स्वयं के लिए खुद को भी वो पसंद नहीं करता है कि उसको कोई दया दिखाए, उस पर कोई दया करे, और इसीलिए वह उसमें फिट नहीं बैठता है, अपने आप को फिट नहीं कर पाता है कि कोई भी अगर उसको अजनबी कोई उससे प्रेम दिखाता है, बनावटी प्रेम, आर्टिफिशियल लव दिखाता है, तो वह उसे भी पसंद नहीं करता है। इफ़ ही इज़ स्कोल्डेड और चाइडिंग ही बिकम्स लाइक ए स्ट्रे डॉग। अगर कोई उसे डांटता फटकारता है तो उसका व्यवहार किस तरह हो जाता है? एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है, जिसका मालिक नहीं होता है, कहीं खो गया होता है। ही डज नॉट वॉक ऑन द राइट पाथ ड्यू टू द लव एंड सिंपैथी। वह प्यार और सहानुभूति के कारण सही रास्ते पर नहीं चलता है। अगर उसका मार्गदर्शन अच्छे रास्ते पर करना आपको है तो उससे आपको प्रेम करना पड़ेगा, उससे आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी, ट्रू लव उसको आपको देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये द होम कमिंग का फर्स्ट पैसेज था। एंड स्टूडेंट्स हम सेकंड पैसेज की ओर चलते हैं। इसमें आपको दो मेन इंपॉर्टेंट पैसेज दिए गए हैं। एक का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, सेकंड की ओर हम चलते हैं। सेकेंड आपका पैसेज होता है अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। करें एक तरह का शारीरिक प्रेम, एक काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक तरह का शारीरिक प्रेम लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, किसकी तरह? जानवरों की तरह। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, जो एक ऐसी लालसा उससे जो उसे प्रेम करता है, उसके उपस्थित रहने की, उसके साथ रहने की वो आशा करता है। एंड इन एक्सप्रेसिबलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, मतलब एक अनोखी समझदारी जो उसकी अनुपस्थिति के दौरान होती है, वह अकथनीय है, वो कहने के योग्य नहीं है। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर। ए साइलेंट क्राई मतलब एक शांत विलाप सबसे ज़्यादा दिल करता है अपनी माँ के लिए। मतलब एक बच्चा तब बहुत ज़्यादा शांत विलाप करता है, किसी को दिखाता नहीं है, अंदर अंदर ही रोता रहता है। किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेम उसके मन में होता है? अपनी माँ के लिए। उस टाइम उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। लाइक द लोविंग ऑफ कॉफ इन द ट्विलाइट, जिस प्रकार गोधूली में अपने माँ के लिए एक गाय का बछड़ा रोता है। गोधूली मतलब शाम हो जाती है और अगर उसकी माँ नहीं आती है तो जिस प्रकार एक बछड़ा रोता है, उसी प्रकार एक लड़के की भी कंडीशन होती है। which was almost an animal instinct agitated the shy, nervous, lean,
अनकाउथ एंड अगली बॉय, मतलब जिनमें लगभग एक जानवर की वृत्ति थी, आचरण था। वह शर्मीला था, नर्वस था, दुबला मुंह था और बदसूरत लड़का था। पथिक की बात हो रही है कि विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, मतलब उसका जो अपीयरेंस था वो एक एनिमल की तरह था। वो इतना दुबला पतला था, शर्मीला था और उसका मुंह भी पतला था, मतलब वो भद्दा था, कुरूप था। तो ये आपका पैसेज होता है और इसका सेम ही रेफरेंस होगा। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग एंड रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब ये पंक्तियाँ द होम कमिंग नामक लेसन से ली गई हैं, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ये आपका रेफरेंस होता है, ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ में भी होगा और सेकेंड वाले पैराग्राफ में भी यही होगा। तो कॉन्टेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा है, पथिक वॉज फीलिंग हिमसेल्फ ये बाउंडेड लेबर इन द हाउस ऑफ हिज मैटरनल अंकल। जो पथिक होता है वो अपने आप को अपने मामा जी के यहाँ एक बंधुआ मजदूर की तरह पाता है। ही रिमाइंडेड हिज डेज एंड फ्रीनेस एट हिज ओन होम इन द विलेज वेयर ही यूज्ड टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स एंड डाइव इन द स्मॉल रिवर फ्लोइंग बाय हिज विलेज। कह रहे हैं वह याद करता है अपने पुराने दिनों को, जब वो गांव में हुआ करता था, उसकी स्वतंत्रता को याद करता है कि जब वो अपने मित्रों के साथ एक छोटी सी नदी में गोता लगाने जाता था, उसमें तैरने के लिए जाता था। ही वॉज वेरी सैड एंड हिज ऑल फ्रीडम वॉज स्नैच्ड फ्रॉम हिम। वह अब बहुत दुखी था क्योंकि उससे उसकी सारी स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया था। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है एंड एक्सप्लेनेशन की ओर हम चलते हैं। इन दिस लाइन्स पथिक सेज दैट हिज ऑल फ्रीडम्स हैव बीन स्नैच्ड बाय हिज मैटरनल मदर इन कैलकाटा। कलकत्ता में उनके जो मामा होते हैं उनके द्वारा उसकी सारी स्वतंत्रताओं को छीन लिया जाता है, पथिक यही कहता है। Many barriers have been put over him and he is loved like that of an animal, or say he is not loved by his uncle and aunt. उससे कैसा व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल जानवरों के जैसे व्यवहार किया जाता है। उसके पास मेनी बैरियर्स, उसके पास बहुत सारी रुकावट होती हैं, बहुत सारे बाधाएं होती हैं अपने काम को करने के लिए, इसीलिए वो अपने मामा और मामी से प्रेम नहीं करता है। ही रिमाइंडेड द लव शोन बाय हिज मदर एट होम। वो अपनी माँ के प्रेम को याद करता है, जब उसकी माँ प्रेम करती थी उससे, और उसको याद कर करके वो बिलाप करता है, रोता है। ही यूज टू वीप इन हिज हार्ट ड्यू टू दियर ब्रूचियल बिहेवियर। वह उनके इस गंदे अभद्र व्यवहार से अपने ही हृदय में रोता रहता है। ही वॉज लाइक ए कॉ फॉर हुम द काउ हिज मदर लोज। कह रहे हैं कि उसकी हालत उस बछड़े के समान होती है जिसकी माँ उसको छोड़कर चली जाती है। पथिक वॉज नॉट ए केयर फ्री बॉय बट वॉज ए शाय नर्वस लीन एंड र्यूड बॉय। कह रहे हैं पथिक जो एक पथिक है वो एक केयर फ्री बॉय नहीं है, लापरवाह लड़का नहीं है, बट वॉज ए शाय, लेकिन एक शर्मीला लड़का है, नर्वस लड़का है, लीन एंड र्यूड बॉय। लीन मतलब दुबला पतला और र्यूड मतलब भिखारी, यहाँ पर भिखारी से ले सकते हैं, या ऐसा लड़का जिसके पास कुछ भी ना हो, ना तो खाने के लिए पैसे हैं, ना तो ढंग के कपड़े पहनने के लिए हो, तो उसको हम र्यूड बोल सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो हमारा है लेसन वुमेन्स एजुकेशन, और जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कंपोज किया है। इसके राइटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्टूडेंट्स, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसको याद करिए, ये याद करने से नहीं होगा। आपको सिर्फ जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो, एक कहानी को समझते हो, सुनते हो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है, उसी प्रकार आप इसको सिर्फ समझिए और समझ के आप एक्सप्लेन करिए खुद से आपके बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेसन की ओर हम चलते हैं, वुमेन्स एजुकेशन, जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कंपोज किया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसमें 2 पैसेज दिए हुए हैं, 2 इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख के दिया है। तो आप देखिए, फर्स्ट स्टैंजा क्या आपका है, बट व्हाट इज देयर specific about the kind of education imparted in the institution of our country। तो इसका मतलब है बट व्हाट, लेखक पूछते हैं कि हमारे देश के संस्थानों में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई है, तो क्या है,
इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री, उसके बारे में उनका विशिष्ट या अनोखा क्या है, मतलब जो शिक्षा दी जा रही है हमारे देश में उसमें उनका यूनिक चीज़ क्या है, क्या अनोखा है। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मियरली द एक्यूरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, initiation into a world which transcends the world of space and time, though the latter informs and animates the former. We have heard मतलब हमने सुना है that the chief purpose of education कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य is not merely the acquiring of skill or information, मतलब जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या करना नहीं है, अपनी दक्षताओं में विकास करना ही नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक ऐसी दीक्षा प्राप्त करना है जिससे आपका जीवन उच्च हो जाए। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक ऐसी दुनिया की दीक्षा जो अंतरिक्ष और समय की दुनिया को भी पार करती हो। मतलब हमें केवल इंटरनल छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं रखनी है बल्कि हमको अंतरिक्ष तक की जानकारी रखनी है। फिर कह रहे हैं दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, मतलब पूर्व से उत्तर तक की चीज़ों को हमें जानना है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, यह हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जो आपके राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम छोटी छोटी चीज़ों को जान जाएं बस हो गई पढ़ाई हमारी, नहीं, हमारी शिक्षा जो है इतनी डीप होनी चाहिए, इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी हैवी होनी चाहिए कि हम अपने हम अपने संसार के पूर्व से लेकर और उत्तर तक सारी दिशाओं की सारी चीज़ों की जानकारी रख पाएँ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा था पैसेज एंड हम चलते हैं अब रेफरेंस की ओर। तो आपका रेफरेंस सेम ही होगा, बस केवल आपका जो लेसन का नाम है वो चेंज हो जाएगा और आपके जो राइटर के नेम है वो चेंज हो जाएंगे। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन The Women's Education and written by डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रेफरेंस एंड हम कॉन्टेक्स्ट की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। There are several aims of education, मीन्स यहाँ शिक्षा के कई उद्देश्य हैं। फर्स्ट इज दैट एजुकेशन इम्पार्ट्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव, पहला यह कि शिक्षा उस दुनिया के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है जहां हम रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स हेल्प अस इन दिस फील्ड, इतिहास, भूगोल और अन्य विषय इस क्षेत्र में हमारी मदद करते हैं। फिर क्या है, सेकेंड एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप टेक्निकल स्किल सो दैट मैन मे अर्न हिज लाइवलीहुड, और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह है कि हमें तकनीकी कौशल में अपने आप को विकसित करना है या तकनीकी कौशल का विकास करना है ताकि मनुष्य अपनी आजीविका कमा सके। तो स्टूडेंट्स ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आई होप कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आया होगा। अब एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इन दिस लाइन्स द राइटर सेज that these are not the real aims of knowledge, कहने लेखक इन पंक्तियों में कहते हैं कि ये ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य नहीं है जो हम कर रहे हैं, केवल अपने जीवन को जीने के लिए, कमाई करने के लिए हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ओनली गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्किल आर द ऑर्डिनरी एम्स, केवल जानकारी और कौशल प्राप्त करना ये साधारण उद्देश्य नहीं है। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू एनेबल अ मैन टू पॉस ए नोबलर एंड हायर लाइफ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक आदमी को उच्च जीवन जीने की कला में सक्षम करना है, उसे योग्य बनाना है। टू मेक ए मैन सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड इज टू enable a man to enjoy permanent bliss of spiritual life, करें एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए टू मेक ये मैन सक्सेसफुल, मतलब एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में
is to enable a man to enjoy permanent bliss of spiritual life। मतलब उसे आध्यात्मिक जगत का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपने जीवन का आनंद ले पाए। अगर वो आध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो वास्तव में वह खुश नहीं रह सकता है। स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको 2 स्टैंजास दिए जा रहे हैं जो हमको वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो सेकंड स्टैंजा हमारा है, एक्चुअली इन योर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइडर स्प्रेड इनफ। मतलब वास्तव में आपके देश की शिक्षा में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है वह व्यापक रूप से पर्याप्त नहीं है। उनको जितनी पढ़ाई दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं, वो एनफ नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट। इसलिए हमें प्रत्येक संस्था को, कैसी संस्था को, जो लड़कियों को, गर्ल्स इज़ वर्दी, मतलब जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती हैं उसे हमें इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बट आई एम एनेक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है वह न केवल व्यापक होनी चाहिए बल्कि बी डीप, गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारे पास गहराई की कमी है। वी मे बीकम लर्नड एंड स्किल्ड बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, आवर लिव्स देमसेल्फ बिकम्स ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर। कह रहे हैं हम सीखें और भी कुशल बन सकते हैं। क्या कुशल बनने के लिए हम तैयार हैं, इससे ज़्यादा हम कुशल बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी तरह का उद्देश्य नहीं है, हमारा जीवन स्वयं अंधा है, तो फिर क्या होगा कि हमारी शिक्षा उतनी धमाकेदार नहीं हो सकती है। बिकम्स ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, उतनी धमाकेदार और उतनी बिटर, उतनी कड़वी नहीं हो सकती। कड़वी यहाँ पर बोले तो तीखी, उतनी शार्प, उतनी पैनी नहीं हो सकती है यदि हम कुशल बनने के लिए सिर्फ अपने छोटे छोटे ट्रिक्स पर ही डिपेंड रहेंगे। जब तक हम कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, हैवी डीप नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये था स्टूडेंट्स स्टैंजा, और इसका भी रेफरेंस सेम होगा। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन एंड रिटन बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या इनको आप एस राधाकृष्णन भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट की ओर चलते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट एजुकेशन, पर्टिकुलरली अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। मतलब जो इस पैसेज में लेखक हैं उन्होंने मोस्टली लड़कियों की शिक्षा पर बात की है। इन आवर कंट्री द गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट वाइडर स्प्रेड। हमारे देश में जो लड़कियों की शिक्षा है वो व्यापक नहीं है, गहरी नहीं है। सो वी शुड इनकरेज एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स इन स्प्रेडिंग द गर्ल्स एजुकेशन। इसलिए हमें हर उस संस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए जो लड़कियों की शिक्षा को फैलाने में योगदान देती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। इन दिस लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ एजुकेशन ही वांट्स। यहाँ लेखक ने अच्छी शिक्षा के लिए 2 ज़रूरी कार्य बताए हैं जैसा वो चाहता है। देयर आर 2 एसेंशियल, मतलब 2 कार्य बताए हैं ऑफ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के, और वो क्या चाहते हैं आपको आगे बता रहे हैं। ब्रॉड एजुकेशन एंड डीप एजुकेशन। पहला ब्रॉड मतलब बड़ी शिक्षा, व्यापक शिक्षा, एंड डीप एजुकेशन मीन्स गहरी शिक्षा। नो डाउट द एजुकेशन गिव इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेज इज़ वेरी वाइड। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत व्यापक है। बट इट इज़ लैकिंग इन डेप्थ, लेकिन इसमें गहराई की कमी है। वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड ओनली विथ लर्निंग एंड स्किल। हमें केवल सीखने और कौशल से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बट वी शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझना चाहिए। विदाउट नोइंग द पर्पस वी शैल बी मिसगाइडेड।
कह रहे हैं बिना उद्देश्य के जाने हमें गुमराह किया जाएगा। अगर उद्देश्य हमें नहीं पता है हमारी शिक्षा का तो हमें मिसगाइड भी किया जा सकता है। वी शैल डू मिस्टेक्स एंड आवर लाइफ विल बी पेनफुल। हम गलतियां करेंगे और इसी से हमारा जीवन दर्दनाक होगा। ऐसी शिक्षा हम ग्रहण क्यों करें जिसका हमारे जीवन में कोई डीप बेनिफिट नहीं है, कोई गहरा बेनिफिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सप्लेनेशन सेकेंड पैराग्राफ का। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं प्रोज के लास्ट लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस पर चलते हैं जिसको आपके बस हमने लिखा हुआ है। तो हम स्टैंजा की ओर चलते हैं। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। मतलब महिलाओं के अधिकार का चैम्पियन परिणाम भी पश्चिमी प्रभाव का परिणाम है। महिलाएं जो यहाँ पर अपने आज चैम्पियन हैं तो हम उसको कहाँ से सीखे हैं? वेस्टर्न कल्चर से सीखें, पश्चिमी देशों से हम सीखें। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। मीन्स अपने सामाजिक संदर्भ में इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब अपने सामाजिक संदर्भ में ही वॉज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। वह हमेशा रूढ़ियों को परिवर्तित करने वाला था। दो सम ऑफ हिज कॉलेजियस थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म too slow, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the higher hierarchy of class and caste. तो हम देखते हैं द सम ऑफ हिज कॉलेजियस थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो। हालांकि उनके कुछ लोगों ने सीमित सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा समझा। सुधार तो हो रहा था लेकिन उनको बहुत धीमा समझा। टू स्लो, ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड ए पॉपुलर एंड इक्वेलिटेरियन सोशल ऑर्डर। वह सफल रहा पूरे हिंदू विचार को बदलने में, एक लोकप्रियता और समानता की व्यवस्था में। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, वर्ग और जाति के पदानुक्रम स्थान पर। मतलब वो पूरी तरह से सफल भी रहा परिवर्तन लाने में। लेकिन फिर आगे क्या होता है, ये आपका स्टैंजा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम रेफरेंस की ओर चलते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड रिटेन बाई A.L. बसम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। हेयर द राइटर सेज दैट देयर वाज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट ऑन गांधी जी। यहाँ पर जितनी भी बात की गई हैं वो गांधी जी के लिए की गई हैं और गांधी जी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लेखक का कहना है कि गांधी जी पर पश्चिम का बहुत प्रभाव था, मतलब वेस्टर्न कल्चर का। अब ये लेखक कह रहे हैं, आगे क्लियर होगा कि था या नहीं था। ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ कंजर्वेटिव व्यूज़, वह रूढ़िवादी विचारों के आदमी नहीं थे। अब जो आपकी ये लाइन है वो क्लियर कर रही है कि गांधी जी रूढ़ियों को नहीं मानते थे, वो नई परंपराओं में बिलीव करते थे। मतलब जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं तो वो उन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते थे। तो आगे देखते हैं आपका, ही रियलाइज्ड द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड द लो कास्ट पीपुल। उन्होंने दलित और निम्न जाति के लोगों की दयनीय स्थिति का एहसास किया। सो ही वर्कड हार्ड फॉर देम, इसलिए उन्होंने उनके लिए कड़ी मेहनत की। गांधी जी ने रूढ़ियों को छोड़कर बाकी नई परंपराओं पर फोकस किया और उन्होंने जो हमारे देश में पिछड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया। तो ये था कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स। हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। गांधी जी वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरीज। जो गांधी जी थे वो पारंपरिक सिद्धांतों के रूढ़िवादी अनुयायी नहीं थे। द राइटर इंटरप्रेट्स इट एज द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन हिम। कह रहे हैं जो लेखक है वो गांधी जी के विषय में क्या व्याख्या करते हैं कि उन पर पश्चिमी प्रभाव था। इन द सोशल फील्ड ही ऑलवेज प्रिफर्ड ये रिवॉल्यूशनरी चेंज
इन ओल्ड थ्योरीज एंड कस्टम्स। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने हमेशा पुराने सिद्धांतों में एक क्रांतिकारी बदलाव को प्राथमिकता दी थी। थ्योरीज एंड कस्टम्स। Some of his followers thought that the social reforms of गांधी जी were very slow. कई सारे जो उनके अनुयायी थे वो गांधी जी के बारे में सोच रहे थे कि इनका जो सामाजिक सुधार का कार्य है वो बहुत धीमे हैं। बट दिस वे नॉट ट्रू, लेकिन यह बात सत्य नहीं थी। गांधी जी स्टैब्लिश्ड ये न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। गांधी जी ने समानता के आधार पर एक नया समाज स्थापित किया था। अर्लियर देयर वाज ए हायरार्किकल सोशल ऑर्डर। पहले एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था थी। मतलब यहाँ पर पहले जो हमारे समाज में ऐसे ही लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठते थे जो पद से बड़े होते थे, जो जाति से बड़े होते थे, वर्ग से बड़े होते थे। लेकिन गांधी जी ने इसमें भी चेंजेस किया। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड कास्ट्स इन ए पिरामिड शेप। कह रहे समाज की एक पिरामिड आकार में वर्गों और जातियों में विभाजित थी। जो हमारा समाज था वो जिस प्रकार पिरामिड एक ही शेप में युगों युगों से बना हुआ है, उसी प्रकार हमारा जो देश है वो भी पहले का समाज कैसा था कि रूढ़िवादी परंपराएं ही चली आ रही थी कि कोई रिच पर्सन या कोई जो जाति से बड़ा होगा वही सिर्फ उस कुर्सी पर बैठ सकता है, वही सम्मान पाने के योग्य होगा। लेकिन गांधी जी ने उस पर भी क्या किया, उस पर भी कार्य किया, उसको भी परिवर्तित किया। He endeavored to abolish the class and caste system from the society. उन्होंने समाज से वर्ग और जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया। He endeavors to bring in a society based on equality. उन्होंने समाज में समानता के अधिकार को लाने का प्रयास किया। He tried to give a new shape and life to Hindu culture. उन्होंने हिंदू संस्कृति को एक नया जीवन देने की कोशिश की जो कि पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, क्योंकि हमारे देश पर बहुत सारे टाइम तक अंग्रेज़ों का राज्य रहा, उसके पहले मुग़लों का शासन था। तो इसीलिए हमारी जो खुद की परंपराएं थी, हमारी खुद की कल्चर थी, वो ना जाने कहाँ गुम हो गई थी, लेकिन उसको इस्टेब्लिश करने का गांधी जी ने पूरा प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, इसको A.L. भसम ने लिखा था और लेसन का नाम था द हेरिटेज ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिले जो अभी तक नहीं थी। और स्टूडेंट्स, इसमें मेन पार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, उसको यदि आप तैयार करते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। ओके।